Hello 7th class, welcome back in your GK class. Students, as you know, we have covered some portion of this book already in our previous video lectures, and in this video lecture we are going to start with the next portion of this book, right? So let's start. Okay, as you know, in the previous video lecture we have covered up to the steps to fame, and also we have done the gadgets galon, right? Now we are going to start with the endangered words. ठीक है, ये बेटा इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा. endangered words से बेटा आज हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद इट. यस, ठीक है. यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कि जनरली यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स की पिक्चर्स गिवन है. इन पिक्चर्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है. फिर इनको देखने के बाद देखने की कौन सी पक्षी का यहाँ पे बेटा हमें ये नाम लिखना है. अब सबसे बड़ी बात ये बेटा कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड का मतलब होता है, ठीक है, ऐसी चीजें जो लुप्त होने की कगार पे हैं, जो खत्म होने की कगार पे हैं, जिनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम होती जा रही है. तो ये कुछ ऐसे बेटा यहाँ पे वर्ड्स हैं, राइट, कि जिनकी तादाद बेटा आज इनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट बंगाल फ्लोरिकन है, सेकंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर है, हिमालयन क्वेल है, ओरिएंटल स्ट्रॉक, देन फॉरेस्ट ऑलेट, सारस क्रेन, है ना. तो ये सारे के सारे बेटा नाम है. तो इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इनको रिकॉग्नाइज करके इनके नाम लिखने थे हमें, राइट. नेक्स्ट चल रहा हूं अभी मैं. यस, हेयर बेटा यहाँ पे अभी आपको इस पेज के ऊपर एक चीज गिवन है, जैसे आपको कि द एन एटमोस्फेयर ऑफ स्फीयर्स. ठीक है, कि जो हमारा एटमोस्फेयर है उसमें भी बेटा ये डिफरेंट स्फीयर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो अभी हमें इन स्फीयर्स के बारे में पढ़ना है कि कौन से स्फीयर को हम लोग कौन सा नाम दे के चलते हैं. सो लेट स्टार्ट वन बाई वन स्टार्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट वन है, एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स. ठीक है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड पे डायग्राम है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. एक साइड पे एक लाइन सी जो जा रही है बेटा इसके आपके, इस चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका हेमिस्फीयर का. ठीक है, तो ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक इमेजिनरी लाइन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं. सेकंड वन, द वाटर ऑफ अर्थ सरफेस, कि जो अर्थ का सरफेस है जहां पे पूरे जहां जहां पानी प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोस्फीयर. थर्ड वन इज स्फेरिकल स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल यूज फॉर डीप सी ऑब्जर्वेशन, कि बेटा एक हमारे पास क्या रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में रहता है और उसको हम लोग यूज करते हैं सी की डेप्थ को देखने के लिए, राइट. दैट नेम इज द बैथिस्फीयर. Then the fourth one, a layer of atmosphere extending 1000 kilometer above the surface of the earth which reflects radio waves. Okay, तो ऐसा एरिया जहां से बेटा जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होके आते हैं हम उसको क्या नाम देते हैं, आइनोस्फीयर. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में बेटा आप एक चीज देख रहे हो कि रेड कलर में मैंने ऑलरेडी उसको कर रखा है. ठीक है, तो जनरली ये आपका क्या कहेंगे हम इसको, आइनोस्फीयर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ मेंटल हुज कैपेसिटी ऑफ ग्रेजुअल फ्लो इज थाउट टू गिव राइज टू ए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ओके, कि एक लेयर बेटा मेंटल, अर्थ के में पता 3 लेयर्स होते हैं. ठीक है, क्रस्ट, कोर, मेंटल. तो कहते हैं कि मेंटल में बेटा एक ग्रेजुअल फ्लो होता रहता है. ठीक है, जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बताता है. तो उस स्फीयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्थेनोस्फीयर. देन द सिक्स्थ वन, द रीजन्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड एटमोस्फीयर ऑक्युपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सिक्स वन हमारा क्या कह रहा है कि वो ऐसा रीजन अर्थ क्रस्ट का जहाँ पे एटमोस्फीयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, वो वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर, जहाँ पे मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. देन द नेक्स्ट वन, सेवंथ, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मतलब जो अर्थ की क्रस्ट लेयर है, ठीक है, जहां पे लैंड प्रेजेंट है उसे हम क्या नाम देते हैं, लिथोस्फीयर.
Then the eighth one, the layer of the atmosphere nearest the earth in which weather changes occur. ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे क्या हो रहा है, वेदर चेंजेस होता है, जहाँ से क्लाइमेट, जहाँ पे आपका वेदर चेंज हो रहा है, बारिश आने के चांसेस है, जहाँ पे बादल आ रहे हैं, जहाँ से छट रहे हैं, ठीक है, या जिस पोर्शन में बेटा बहुत ज्यादा हवा चल रही है, राइट, या जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है, तो ऐसा एरिया जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रोपोस्फियर, जहाँ से वेदर के चेंज होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा मैंने क्या कर रखा है इस पेज के ऊपर, ये ना एक्चुअली दो पेजेस हैं हमारे, दो पेजेस को मैंने एक ही पेज के ऊपर मर्ज कर रखा है। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कुछ क्लूज दे रखे हैं, ठीक है, अक्रॉस और डाउन, ठीक है, आपको कुछ क्लूज अक्रॉस फॉर्म में, राइट, जैसे हम लोग यहाँ पे अक्रॉस मतलब जैसे हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस है तो हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं इसको आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, अभी देखो कि जैसे ये 1 जा रहा है हमारा, 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, वैसे ही डॉन है बेटा, तो ये 7 देन 8 देन 9 देन 10 देन 11, राइट, ठीक है, 10 फिर जैसे हमारा 11 आ रहा है, फिर हमारा 12 आ रहा है, देन 13 14 15, तो ये कुछ बेटा यहाँ पे जैसे डाउन की फॉर्म है, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ की बात करें तो। सो अक्रॉस में सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ विच मेक्स गेटिंग इनटू स्पेस डिफिकल्ट, ठीक है, कि अब क्या हो रहा है कि अर्थ की तरफ से बेटा एक लगाया जा रहा है कि अर्थ की तरफ से बेटा एक फोर्स लगाई जाती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं अपना, ग्रेविटी का। तो फर्स्ट वन आंसर जैसे हमारा क्या आएगा, ग्रेविटी, ठीक है। अभी मैंने इसलिए क्या कर रखा है कि जनरली बेटा इसको विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो सकता था तुम्हारे लिए, तो मैंने क्या कर रखा है कि इसी के ऊपर में साथ साथ में बेटा मैंने उन वर्डिंग्स को लिख रखा है जैसे न्यूमेरिक फॉर्म्स में, ठीक है, कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, जैसे, ठीक है, सेकंड वन है जैसे ए स्मॉल सील्ड प्रेशराइज्ड कैबिन विद एन एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट ऑफन यूज्ड फॉर द सेंडिंग मैन और एनिमल्स इनटू द स्पेस, ठीक है, तो दैट इज नॉन एज द ऑर्बिटर, ठीक है। उसके साथ बेटा मैंने जो है उसके साथ मैंने 2 वर्ड लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हो आप, इट इज नॉट टू बी द मोस्ट डेंजरस हैजार्ड इन द स्पेस फ्लाइट, दैट इज द फायर, ठीक है, तीसरा क्या है हमारे पास, फायर, राइट। Then the fourth, it is in front of the orbiter in space shuttle where the crew members work and live. That is known as the cockpit. ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉकपिट, ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे मैंने सारी जगह मेंशन करे हुए वर्डिंग के साथ कि ताकि इजीली तुम्हें पता चल जाए। नेक्स्ट है, इट इज डिटैचेबल कंपार्टमेंट ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कैप्सूल का, क्या नाम देते हैं, कैप्सूल का, ठीक है, मेंशन कर रहा हूं बेटा मैंने इसलिए, आप देख सकते हो जहां पे 5 लिखा है वो आपके उसका आंसर है। देन द 6, ए डिवाइस डिजाइन टू सप्लाई एंड होल्ड ए मिसाइल इन पोजीशन ऑफ फायरिंग, ठीक है, दैट इज द लॉन्चर, क्या नाम देंगे हम उसको, लॉन्चर का, ठीक है। उसके बाद 7th, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे कि द स्पेस शटल गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू पीसीज व्हाइल एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन February 2003, तो दिस इज योर 7, दैट इज द कोलंबिया, ओके। देन 8th, ए गारमेंट डिजाइन टू अलाउ एन एस्ट्रोनॉट टू सर्वाइव इन स्पेस, दैट इज द स्पेस सूट, ठीक है। अब देख सकते हो बेटा इसलिए मैंने मेंशन वर्डिंग करी हुई है ताकि तुम्हें पता चल जाए, बिकॉज वीडियो के बीच में बेटा ये थोड़ी सी वर्डिंग थोड़े छोटे छोटे फाउंट साइज रहेगा, तो आपने वीडियो को पॉज करके एक मिनट के लिए क्या कर लेना, उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेना, जूम इन करके देख लेना है। नेक्स्ट वीडियो 9th, दिस इज द बिगेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट, ठीक है, दैट इज द सैचुरन बी, सबसे बड़ा जो हमारे लिए बना बेटा आज के तक वो है सैचुरन बी। Then the 10th one, it is a checkup time before a spacecraft is launched from the Earth, that is the countdown, क्या यूज करा जाता है,
काउंटडाउन बेटा। आप लोगों ने मंगल मूवी देखी होगी, जिसके बीच में अक्षय कुमार जब भी बेटा क्या कर रहे थे, वो लॉन्च करते थे सैटेलाइट को, तो सबसे पहले वो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को या किसी भी स्पेस में भेजने वाली चीज को जब भी ऊपर भेजने की कोशिश करी जाती है, तो सबसे पहले काउंटडाउन स्टार्ट होता है। या इवन दो हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे हम बोलते हैं रेडी 1 2 3 स्टार्ट, है ना। तो इस तरीके से कई सारी गेम्स होती हैं जिसके बीच में हम लोग काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। जैसे कई बार हम लोग कोई और गेम खेलते हैं, जैसे स्टार्टिंग कर लेते हैं हम 3 2 1 गो, इस तरीके से। तो ये जब भी कुछ करा जाता है तो ये पहले ही चीज करी जाती है। ऑन द सक्सेसफुल री एंट्री इनटू द अर्थ एटमोस्फियर, द ऑर्बिटर फ्लाइज लाइक एन हबल। ठीक है, सॉरी, इट इज अ एरोप्लेन, इट इज अ एरोप्लेन। थोड़ा सा बाय मिस्टेक में गलत बोल गया था, तो इट इज जस्ट लाइक ए एरोप्लेन। देन द फोर्थ, दिस इज द पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय अमेरिका इन 1990। तो आंसर क्या है हमारा बेटा इसका, ये वाला बेटा हमारा हबल। ठीक है, अभी ये आप एक एरो लगा वो देख सकते हो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ को। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगा रखा है बिकॉज यहाँ पे साथ में बेटा मैंने 6 भी लिख रखा है। ठीक है, तो 6 तो बेटा हमारा इस तरीके से है, उसका एरो बेटा मैंने मेंशन कर रखा है इसीलिए साथ में व्हाट, लेकिन जो हमारा 11th है उसका आंसर इस तरीके से बेटा मेंशन है हमारे पास, दैट इज अ हबल। देन द 12th वन, yes, this is the powerful, sorry, ये हो गया बेटा हमारा। देन द थर्ड वन, सॉरी, यहाँ पे आई थिंक मैंने जिस चीज को आपको लिख रखा उसमें थोड़ी सी तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दिस इज द 12 वन। ठीक है, ये आपका 12 वन है, थोड़ा सा मैं लार्ज करके आपको जिससे पता चल जाए। देन द 13, it is used fuel in the rocket set off by Chinese soldier about 700 years ago. ठीक है, तो this is the known as the gunpowder. This is known as gunpowder, right? Okay. Then 14 one, it is the, ये बेटा हमारा 13 जहां पे बेटा मैंने ये टिक लगा रखी है, दिस इज अवर 13 वन, दिस इज द 13 वन, ये जो मैंने टिक लगा रखी है यहाँ पे। देन द 14, इट इज अ स्पेसक्राफ्ट सेंट ऑन मिशंस टू स्टडी वेरियस बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। देन इट इज द, ये बेटा आपका स्पेस प्रोब। ठीक है, जहां पे बेटा मैंने ये थोड़ा सा प्लस का साइन लगा रखा है छोटा सा, आप वहां से देख सकते हो, ये बेटा आपका कौन सा क्या बन रहा है आपका, ये स्पेस प्रोब। ठीक है, यहां से जहां से आप ये देख सकते हो एक प्लस का साइन लगा और साथ में मैंने ये छोटा सा सिंगल डैश का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, यहां से बेटा ये हमारा आंसर आ रहा है हमारा, दैट इज द स्पेस प्रोब, राइट। ओके, देन नेक्स्ट विद द लास्ट वन, इट इज यूज्ड एज एन फ्यूल अलोंग विद लिक्विड ऑक्सीजन इन ए स्पेस शटल। देन द आंसर इज द हाइड्रोजन, दिस इज द, ठीक है, ये जो सेकंड वन यहाँ पे मैंने टिक लगा रखी है, जिसे मैं थोड़ा सा तुम्हें इनलार्ज करके दिखा रहा हूं, दैट इज द हाइड्रोजन। गॉट इट बेटा। तो ये चीज है बेटा हमारे, जिससे हम लोगों को इस चीज के बारे में पता चल सकेगा, राइट। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा स्पेस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। यस, एक्सप्लोर द साइंस। देयर आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट फील्ड्स। अब यहाँ पे बेटा कुछ डिफरेंट ब्रांचेज है साइंस की और उनको एक डिफरेंट नाम दिया जाता है। सो लेट डिस्कस विद अबाउट देम। फर्स्ट वन, साइंस कंसर्निंग द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू एयर, उसे हम क्या नाम देते हैं, एरोनॉटिक्स। सेकेंड वन, साइंस गवर्निंग ट्रेवल इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स। थर्ड, साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इन ए लार्ज पॉपुलेशन, कि बेटा किसी भी डिजीज का बहुत ज्यादा फैल जाना पूरे यूनिवर्स में, किसे हम नामेंगे एपिडेमोलॉजी। जैसे अभी हमारा कोविड-19 फैला हुआ बेटा आजकल के टाइम में पूरे की पूरी अर्थ के ऊपर ये फैल चुका है, तो ये एपिडेमिक डिजीज कहलाता है। तो किसी भी डिजीज का पूरी यूनिवर्स में फैलना क्या कहलाता है, एपिडेमोलॉजी।
Then the fourth one, science that deals with the possibility of the outside of the earth is known as exobiology. Then fifth one, biological science that deals with the study of the structure of tissues is known as हिस्टोलॉजी. अब बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और बहुत से सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिनकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो कंप्लीट होती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स कंप्लीट होते हैं. तो उन टिश्यूज को पढ़ने को हम लोग क्या नाम देते हैं? हिस्टोलॉजी. Then the sixth one, science and technology that deals with the making and working of different types of robots. Okay, so it is known as robotics. It's known as robotics. Then the seventh one, science which deals with occurrence, location and properties of earthquakes is known as seismology. कि अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना, कब होगा, कितनी स्पीड के साथ होगा, कितना ज्यादा होगा, कितने रिएक्टर स्केल पे होगा, ठीक है. ओके, तो उस स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सिज्मोलॉजी. Then the eighth one, science which deals with the study related to the efficient use of human energy, that is the agronomics. Okay. Seventh one, science that deals with the causation of a disease, कि किसकी वजह से बेटा डिजीज फैल रहा है, that is the etiology. The last one, science which deals with the passing of characters from parents to their offsprings is known as genetics. हम कहते हैं ना कि अपनी मदर पे है, इसका चेहरा अपनी फादर पे है, ये दादी की तरह दिख रहा है, ये नानू की तरह दिख रहा है. तो इस तरीके से कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हमारी बॉडी के अंदर आए होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू होते हैं, ठीक है. तो पेरेंट्स में बेटा हमारे मतलब जितने भी पीछे की पीढ़ी होती है उसमें से किसी के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे अंदर आ सकते हैं, राइट. तो इस स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? जेनेटिक्स का. ओके, देन द नेक्स्ट बेटा, अब हमारी बॉडी में ना बेटा कुछ डिफरेंट तरीके की कुछ डिजीज होती हैं वो जो फैल जाते हैं हमारी बॉडी में. तो इस स्लाइड में हम लोग वो कवर करने जा रहे हैं. तो जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि इट इज द डिजीज अफेक्टिंग ब्रेन कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर. बेटा बेसिकली ये जो बीमारी होती है, ये जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि दिमाग में से बेटा कई सारी जो यादें उनको भूल जाना, ठीक है, या सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाना, या बिहेवियर के अंदर मतलब चेंज आना, तो ये डिजीज कहलाता है एल्जाइमर. फर्स्ट मैंने नीचे बेटा आंसर लिख भी रखा है एल्जाइमर. तो बेसिकली बेटा ये जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. देन द सेकंड क्वेश्चन, इट इज द डिजीज इन विच द पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. इट इज नॉन एज कलर ब्लाइंडनेस. बेटा ये ना डिजीज प्रेजेंट होता है कुछ लोगों के अंदर कि वो रेड और ग्रीन कलर के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, राइट. तो ये भी बेटा हजारों में किसी एक पर्सन के अंदर ये डिजीज पाया जाता है. देन द थर्ड वन, इन दिस डिजीज देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम स्वोलन गम्स व्हिच लीड्स टू लूजनिंग ऑफ टीथ इज नॉन एज पायोरिया. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारे गम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, फ्लावट आ जाती है और ऊपर से उनमें से खून बहना शुरू होता है. तो हम इस डिजीज को हम लोग क्या नाम देते हैं? पायरिया. देन द फोर्थ वन, in this disease upper respiratory tract is affected and initial symptom indicate common cold, sore throat and high fever, so it is known as severe acute respiratory syndrome. इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो भी हमारा सांस लेने वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे नोज हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारा गला हो गया, तो इनके बीच में दिक्कत आना शुरू हो जाती है. जैसे नाक बहती रहेगी, गले में दर्द रहेगा, ठीक है, चेस्ट में पेन होता रहेगा, जैसे सांस लेने पे भी. तो ये डिजीज बेटा वायरस के कारण होता है, ठीक है, और इसलिए इस डिजीज को क्या नाम दिया जाता है? सारस. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा, आप देख सकते हो, सारस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी syndrome. Got it? Then the fifth one question, it is a viral disease with fever and jaundice transmitted by mosquito and is often fatal, known as the yellow fever. ठीक है, एक वायरल डिजीज है, जॉन्डिस की तरह ये होता है लेकिन ये किसी मच्छर के काटने से होता है. हम इसको क्या नाम देंगे? येलो फीवर. देन द सिक्स्थ वन, इट इज अ डिजीज इन विच मसल्स बिकम वीक, दैट इज अ मायोपैथी.
अब ये एक ऐसा डिजीज है, इसके बीच में जो हमारे बॉडी मसल्स है उनमें बहुत ज्यादा एचिज होना शुरू हो जाएगी, दर्द होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और जो हमारे मसल्स है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा थकावट सी फील होगी, राइट। Then the seventh one question, it is a fungal foot condition affecting the skin between the toes. That is the athlete foot. सेवंथ का मैं आंसर बता रहा हूँ। कई बार बेटा ऐसे दांत से हो जाते हैं, या जैसे हमारे हाथों या पैरों की उंगलियां होती हैं उनके बीच में से जख्म से बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, दांत से बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, एथलीट फुट, ठीक है। देन द लास्ट क्वेश्चन, जो कि बेटा आपके ये जो स्केलेटन सिस्टम आपको दे रखा है, ठीक है, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कईयों को ये विजिबल हो भी पाएगा बिकॉज ये जो 8 नंबर है ये थोड़ा सा छिप सा गया है तो इसे दिख नहीं रहा है। ओके, सो इट इज ए डिजीज दैट मेक्स बोन इजी टू ब्रेक, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारी हड्डियां होती है बहुत कमजोर पड़ना शुरू होती है, बहुत वीक हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा भी जैसे भी बेटा अगर जैसे मान लो पकड़ के हम लोग जैसे लकड़ी को पकड़ के ऐसे तोड़ देते हैं तो वैसे ही बेटा जो हड्डियां होती हैं उनमें ऐसा ब्रेकेज आना शुरू हो जाती है बिकॉज वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और कई बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो अपने आप ही टूटना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। तो बेटा ये भी हजारों की तादाद में किसी एक आधे पर्सन के अंदर बेटा ये डिजीज आने के चांसेस होते हैं, राइट। सो बेटा वीडियो में आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, जो बाकी की स्लाइड या बाकी आगे का जो पोर्शन हमारा बच रहा है वी विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। ओके, सो थैंक यू।